हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एलडीसी एग्ज़ाम के लिए लगातार साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और जैसा कि हमने आप सभी लोगों से वादा किया है, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जो बायोलॉजी वाला पोर्शन था, जीव विज्ञान का पोर्शन था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बायोलॉजी पोर्शन से रिलेटेड और हम कह सकते हैं एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आपके सिलेबस में दे रखा है 8th नंबर का पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडी। मैं आप लोगों को पहले ही ये सचेत करना चाहूँगा कि ये जो एनवायरमेंटल स्टडी टॉपिक है यानी हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है, ये टॉपिक या तो आरएएस के सिलेबस में है या आईएएस के सिलेबस में है, या फिर आपको जो है ये थोड़ा बहुत आजकल जो रीट के एग्ज़ाम होता है उसके अंदर है, या सिर्फ और सिर्फ एलडीसी के एग्ज़ाम में है। बाकी ये बहुत कम सिलेबसों के अंदर देखने को मिलता है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। तो हमें इस एनवायरनमेंट टॉपिक को पढ़ते समय थोड़ा सा जो है अपने आप को करंट के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इसमें पढ़ाई जा सकती है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। और इस टॉपिक को जो है हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो एक नया है। इस टॉपिक को कई बार बच्चे जो है पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किस प्रकार की है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके जैविक घटक क्या होते हैं, इसके अंदर एनर्जी फ्लो जो है वो कैसे होता है, 10% का एक रूल होता है, फिर इसके अंदर कुछ खाद्यान्न श्रृंखलाएँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक हमारा बायोजी केमिकल साइकिल होता है यानी जैव भू रासायनिक जो हमारा चक्र है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की आपके पास में जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर में किस फील्ड में काम करती है, क्या काम आती है, इसने क्या नया कुछ डेवलप किया है उसके बारे में। उसके बाद एक जैव पेटेंट होता है, बायो पेटेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नई पादप किस्मों का जो परिवर्तन हुआ है यानी कि न्यू प्लांट्स की जो वेराइटीज़ है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी कुछ वेराइटीज अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद में ट्रांसजेनिक जीन जो होते हैं, पराजीनी जीव होते हैं, ट्रांसजेनिक जीव का अपन जो है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो करंट से रिलेटेड करेगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस एनवायरनमेंट टॉपिक को पढ़ते समय आप नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि ये टॉपिक एक तो हर जगह कहीं मिलेगा नहीं, और दूसरी बात मिलेगा तो आप लोगों के थोड़ा सा जो है समझ में भी नहीं आएगा कि ये चीज़ हो क्या रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को बहुत आसानी से अपन पढ़ें और बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इसको मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी बताते हुए चलूं। तो पारिस्थितिकी तंत्र इंग्लिश में कहेंगे क्या? इको सिस्टम। ठीक है, चलो भाई। तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं, इकोसिस्टम ये पारिस्थितिकी का मतलब होता है इकोलॉजी। किससे मिलकर के बना है ये शब्द? देखो, ये जो पारिस्थितिकी है इसे कहा जाता है आपके इकोलॉजी। ठीक है, और इस इकोलॉजी का मतलब होता है आपके घर या आपके जो रहने का स्थान है उसका अध्ययन करना, या आप कह सकते हो जहां आप रह रहे हो उसके बारे में आपको डिस्कस करना, या हम कह सकते हैं जीवों का समुदाय, और उस समुदाय के साथ में इस पूरे पर्यावरण की जब बात की जाती है तो उसे कहा जाता है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। समझ में आ गई बात? यानी एनवायरनमेंट की स्टडी, इकोलॉजी जो है उसके पूरे सिस्टम को, उसके बारे में पूरी रिसर्च करना, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? पर्यावरण के बारे में पढ़ना इकोलॉजी कहलाता है। और जब हम पर्यावरण के बारे में और उसके साथ साथ जीवों के जो समुदाय हैं जिसमें आपके मनुष्य भी आ सकता है और जीव जंतु और इन सभी की जब अपन बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलो भाई। अब आप जो है सबसे पहले इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिख लो। तो आप लिखो जीवों का समुदाय, जीवों का समुदाय और
साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे निवास करते हैं। कौन? ये जीव या जीवों का पूरा समुदाय जहाँ निवास करता है, उन दोनों के बारे में जो स्टडी की जाती है, या दोनों के जो पूरा ये प्रोसेस बना, ये पूरा जो आपका एक सिस्टम बन गया, उसे हमने नाम क्या दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र नाम दिया है। जैसे आपका अब ये पारिस्थितिकी तंत्र है, छोटे से छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। एक छोटा तालाब भी आप ले सकते हो और एक पूरा हिंद महासागर भी आप ले सकते हो। तो ये सभी क्या है? आपके पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और आपको यहाँ एक पॉइंट इसके साथ लिखना है कि सामुद्रिक यानी समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा व स्थायी यानी स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा और स्थायी जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, वो आप इसे कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब ये जो दोस्तों अपने पारिस्थितिकी शब्द की अपन बात कर रहे हैं, इस पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया था या इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था, वो बताया था रीटर ने। किसने? रीटर ने। कब? 1868 के अंदर बताया था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1868 में 1868 में रीटर ने किया। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रीटर ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसको जो है पूरा आपका विस्तृत तरीके से परिभाषित करना और इसका विस्तृत अध्ययन जो किया गया था, वो किया गया था जर्मन के एक जीव वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकल। किसने दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल ने जो है किया था। तो उन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया और विस्तृत। तो आप लिख सकते हैं कि इकोलॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को विस्तृत
अध्ययन, इकोलॉजी का कर दो, को नहीं, का विस्तृत अध्ययन व परिभाषित। तो इसको जो है विस्तृत तरीके से अध्ययन, इसकी स्टडी, गहन स्टडी किसने करी और इसके बारे में जो इसकी परिभाषा वगैरह दी थी वो दी थी आपके जर्मन के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैक्कल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैक्कल जो थे उन्होंने इसका विस्तृत अध्ययन किया था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में और भी कई वैज्ञानिकों ने जो है इसके बारे में बताया, जैसे टाइलर जो आए थे, तो टाइलर ने बताया था कि जितने भी सभी जीव है उनका इस वातावरण के साथ में जो संबंध है उसका अध्ययन किसने किया था, टाइलर ने भी किया था। उसके बाद में ये जो हमारे पूरा पर्यावरण है इसकी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पाए जाने वाले जितने भी घटक हैं उनको दो भागों में बांटा गया था। एक घटक बताए थे इन्होंने जैविक घटक और एक बताए थे अजैविक घटक। क्या बताए थे? जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटक के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे पारिस्थितिकी है, इस पारिस्थितिकी की कई शाखाएं हैं। लगभग 8 शाखाओं के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि अपना है स्व पारिस्थितिकी, संपा पारिस्थितिकी। संपा पारिस्थितिकी भी 2 भाग है, जलीय और स्थलीय। फिर प्राणी पारिस्थितिकी, फिर पादप पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, संरक्षण पारिस्थितिकी, विकिरण पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। तो इसमें जो है आपके जैसे मानव के बारे में पूरी स्टडी कर रहे हो और उसके पर्यावरण को कैसे प्रभावित वगैरह करता है, तो मानव पारिस्थितिकी। विकिरण यानी जो रेडिएशन इकोलॉजी है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन इकोलॉजी के बारे में, आपका हैबिटेट जो इकोलॉजी है उसके बारे में, प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, ट्रांसटेरियल इकोलॉजी है, एक्वेटिक इकोलॉजी है और सिनेकोल जो है और आपका ऑटो इकोलॉजी है। ये इसके कुछ क्या है शाखाएं हैं जिनके नाम आपको मैंने बताए हैं। केवल ये नाम ऐसे थोड़े से ध्यान में रहें तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करेंगे पारिस्थितिकी कारक के बारे में। तो आप लिखिए पारिस्थितिकी कारक। पारिस्थितिकी कारक का मतलब है इकोलॉजिकल फैक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? इकोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि आपके पर्यावरण के वे कारक जो पेड़ पौधे अथवा जीव जंतु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी जो कारक है उसका मतलब आपको समझ में आ गया ना। ये वो कारक होते हैं जो पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी कारक कितने हैं? 2। वो 2 कौन कौन से हैं? तो आपके एक है अजैविक कारक और दूसरे कौन से हैं? तो दूसरे हैं आपके जैविक कारक। जैविक कारक, ठीक है। तो पारिस्थितिकी कारक यानी वे फैक्टर्स जो आपके पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें। इनके 2 भाग हैं, जैविक और अजैविक कारक, ठीक। हमें लेकिन आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है? तो आपके देख लीजिए तंत्र के जो जैविक घटक होते हैं, बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है केवल, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संरचना है वो मैंने आपको बता दिया ना, ये जो बेसिक जानकारी है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसमें पारिस्थितिकी आपके कारक वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे भी इसके बारे में कुछ चीज़ें आएगी, वहाँ से अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में और जानकारी धीरे धीरे लेते रहेंगे। तो हमें केवल पढ़ने हैं जैविक कारक के बारे में, अजैविक कारकों के बारे में अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों समझाऊंगा ताकि आप लोग इसे समझ सकें और इन दोनों में आप जो है डिफरेंस कर सकें।
तो अब आगे देखिएगा आप, अब आप लिखिए अजैविक घटक पहले तो, ठीक है, अजैविक कारक कहो चाहे घटक कहो, ठीक है। तो अजैविक घटक क्या होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो अजैविक घटक का मतलब है इसके अंदर वो सभी निर्जीव पदार्थ होंगे जो किसी न किसी प्रकार से जीव को प्रभावित करते होंगे। जैसे आपका मृदा है, मिट्टी है, आपके वायु है, जल है, कार्बनिक और अकार्बनिक कुछ पदार्थ हैं, ठीक है। फिर आपके आर्द्रता है, प्रकाश है, ताप है, भू आकृतिक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं अजैविक कारक यानी अबायोटिक फैक्टर्स। तो आप लिखेंगे ऐसे निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो अजैविक घटक है उसका मतलब क्या है? ऐसे आपके निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते ही हैं, ठीक है। जैसे अब अपन इसकी पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस केवल इतना याद रखेंगे कि अजैविक कौन कौन से हैं। जैसे आपके प्रकाश है, आपके ताप है, आपके वायु है, आपके मृदा है, आपके भू आकृतिक है, भाई पठार हो सकता है, कहीं पर मैदान होगा, कहीं पर जो है आपके क्या होगा, पानी वाला एरिया होगा। तो उस प्रकार से भाई, ठीक है ना, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे देखो, क्या जैसलमेर में भी वे सभी पेड़ पौधे पाए जाते हैं क्या जो अपने अरावली में पाए जाते हैं? जो अरावली में पाए जाते हैं वो क्या दक्षिणी पठार में पाए जाते हैं? नहीं। तो उस प्रकार से ये सब आ जाएंगे। फिर आपके आर्द्रता है, ठीक है। तो आ गए ना आपके, देखो मृदा आ गई, वायु आ गया, जल, फिर आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, फिर आपके प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, वायु है, भू आकृतिक है, ये सब आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब जो है अजैविक कारक कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं जैविक कारकों की, कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। अजैविक का मतलब है अबायोटिक और जैविक घटक का मतलब है बायोटिक फैक्टर। लिख लीजिए बायोटिक फैक्टर, ठीक है। चलो भाई, बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है कि आपके इसके अंदर जो है ऐसे आपके मुख्य रूप से भाग आएंगे, या ऐसे जो है आपके कह सकते हो आप घटक आएंगे जो किसी न किसी प्रकार से आपके क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे भाई, जीवों को प्रभावित करेंगे। जैसे कि पौधा है तो ये सजीव एक तरह से आप कह सकते हो। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जैसे आपके जीव है तो पौधे है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, ये सब जो है जैविक घटक कहलाते हैं। यानी जो आप निर्जीव कह रहे हो तो उसी प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जो सजीव होते हैं वे किस प्रकार से आपके प्रभावित करते हैं जीवों को, उन्हें कहा जाता है जैविक घटक। तो आप इसके अंदर लिख लोगे इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधों के बाद में आपके जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को
शामिल किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो, जो क्रमशः स्वपोषी, स्वपोषी यानी खुद पोषण करने वाले, जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक। ठीक है, ये क्या करेंगे, उत्पादक का काम करेंगे। फिर होते हैं एक हमारे परपोषी, परपोषी यानी दूसरों पर डिपेंड, यानी उपभोक्ता। ठीक है, और आपके एवं कुछ होते हैं मृतपोषी, और मृतपोषी का मतलब होता है अपघटक, अपघटक। ठीक है, कहलाते हैं। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जो हमारे पौधे हैं, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, इन सभी को अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपका स्वपोषी होते हैं, वो होते हैं खुद अपना खुद का पोषण बनाएंगे और वो उत्पादक का काम करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। फिर परपोषी यानी उपभोक्ता, जैसे अपन है, तो अपन क्या करते हैं भाई, सेब के पेड़ से सेब खा ली, कभी किसी ने मुर्गा खा लिया, किसी ने बकरा खा लिया, किसी ने बकरी से निकला हुआ दूध पी लिया, तो अपन क्या है, उपभोक्ता है। मृतपोषी का मतलब है अपघटक, और ये अपघटक जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तो अपघटक का मतलब होता है आपके डीकम्पोजिशन करने वाले जो होते हैं सूक्ष्म जीव। समझ में आ गई बात, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्लियर है, चलो तो यहाँ तक की बात आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे, इनके बारे में और अच्छे से समझते हैं कि ये सहजीविता क्या होती है, परभक्षण क्या होता है, सहज जीवन करने वाले, एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मृतपोषी क्या होते हैं, इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सहजीवन के बारे में, यानी सिम्बोसिस के बारे में। लिखिए सहजीवन, इसके ब्रैकेट में आप लिख लोगे इंग्लिश में सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि इसमें दो जीवों का परस्पर, यानी आपस में परस्पर लाभकारी, प्रॉफिटेबल, लाभकारी संबंध होता है। ठीक है, तो सहजीवन का मतलब है एक दूसरे के साथ में जीवन बिताने वाले, यानी सिम्बायोसिस। इसका मतलब है कि इसके अंदर दो जीव ऐसे होंगे जो एक दूसरे के साथ में रह करके अपने जीवन को यापन करने वाले हैं, अपने जीवन का यापन करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में रह करके। तो जो सिम्बायोसिस होते हैं यानी सहजीवन करने वाले होते हैं, उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे यह आपसे पूछा जाता है कि ये सहजीवन है या इनका परजीविता कहलाएगा या सहजीविता कहलाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सहजीवन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, कवक और शैवाल। क्या दोस्तों, तो कवक और शैवाल। ठीक है, कवक और शैवाल मिलकर, कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन। ठीक है, कवक और शैवाल मिल करके लाइकेन
बनाते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नंबर सेकंड पर सहजीविता के बाद में आ जाता है आपके परजीविता। सहजीवन के बाद में क्या आ जाता है? परजीविता। ठीक है, परजीविता को आप इंग्लिश में कहोगे पैरासिटिज्म। ठीक है, तो आप लिख लीजिए PARA पैरासिटिज्म। इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो परजीविता का मतलब होता है इसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित, यानी कि दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। एक अपना कोई जीव होगा, वो दूसरे के ऊपर अगर आपका डिपेंड रहता है तो आप उसे कहोगे परजीविता, दूसरों के भरोसे जीवित रहने वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? और फिर वो क्या करे? उसे हानि और पहुंचाए, तथा उसे हानि पहुंचाए, लाभ नहीं, हानि पहुंचाए। यानी आप कह सकते हो ये कौन होगा? तो ये आपके आस्तीन का सांप होने जैसा काम कर रहा है। परजीविता का मतलब क्या है? कि वो साथ में तो रहेगा, दूसरे पर डिपेंड तो रहेगा, लेकिन वो फिर जो है उसको नुकसान भी पहुंचाता रहता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल में आप ले लोगे तो आपके इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, आपका वायरस यानी विषाणु। तो ये जो है आपके क्या है? परजीविता के एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक जीव दूसरे पर आश्रित तो रहेंगे, ये विषाणु जीवाणु दूसरों पर आश्रित तो रहते हैं, लेकिन ये दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं परजीविता के बाद में नेक्स्ट अपने आ जाती है सहजीविता। और जैसा कि आपको दिख रहा है, परजीविता का विलोम शब्द है सहजीविता। सहजीविता। और सहजीविता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में कह देंगे इसको दोस्तों आपका कॉमनसेलिज्म। ठीक है, क्या कहेंगे? कॉमनसेलिज्म। तो सहजीविता, सहजीविता का मतलब क्या है? तो सहजीविता का मतलब है कि इस प्रकार के संबंध में एक जीव को हानि, एक को तो क्या होगी? हानि होगी, जबकि दूसरे जीव को लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सहजीविता देखो, परजीविता में क्या था? एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन एक को वो जो दूसरा वाला है जो आश्रित है वो क्या करेगा? हानि पहुंचाता रहेगा। लेकिन सहजीविता में क्या होता है? कॉमनसेलिज्म क्या होता है कि संबंध जो है उसमें क्या होगा? एक को हानि होगी तो दूसरे को क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, इसके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो, जैसे आप इसके अंदर आपका एक तो अधिपादप, क्या? अधिपादप, इसके साथ में लियाना, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये आपके एग्जाम्पल है सहजीविता के। ठीक है, चलिए सहजीविता के बाद में नेक्स्ट आ जाता है परभक्षण। क्या? परभक्षण। और परभक्षण का मतलब अगर सिंपल सा बताऊं तो ये दूसरों को, पराये का भक्षण करने वाला। ठीक है, तो इसका आप इंग्लिश में लिखेंगे प्रीडेशन। ठीक है, चलिए
प्रीडेशन का मतलब होता है इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरह से कंप्लीटली पूरी तरह से भक्षण कर लेता है। यानी उसको एक जीव जो होगा वो दूसरे के ऊपर डिपेंड वगैरह नहीं होगा, पूरा का पूरा उसको खा ही जाएगा, उसका दूसरे वाले जीव का भक्षण कर देगा, तो उसे क्या कहा जाता है? परभक्षण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है आपके जूफेगस, एक तो क्या आ जाएगा जूफेगस, और दूसरा आप लिख सकते हो ऑर्थोवॉर्टिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑर्थोवॉर्टिस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? क्लियर है ना? चलो भाई, तो ये परभक्षण की बात हो गई, प्रीडेशन की बात हो गई। इसके बाद में एक आ जाता है लास्ट अपने जो जैविक घटक है वो है मृतोपजीविता। मृतोपजीविता यानी कि मृत उपजीविता। ठीक है, मृत उपजीविता, मृतोपजीविता, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है आपका सैप्रोफाइटिज्म। ठीक है, चलिए, तो सैप्रोफाइटिज्म के बारे में अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार के, इसमें लिखो, इस प्रकार के संबंध में वे जीव आते हैं, जो सड़े गले, यानी जो मर चुके होते हैं ना, सड़े गले मतलब मृतोपजीविता का मतलब है कि मरने के बाद, मरने के उपरांत उसके ऊपर जो डिपेंड रहेंगे उनकी बात करेंगे। जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, पदार्थों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आपके कवक है, कवक के बाद में है नियोटिया। तो ये जो है किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये एग्जाम्पल हो जाएंगे मृतोपजीविता के। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो दोस्तों, अपन ने क्या बात करी है अभी? सबसे पहले अपन ने समझा कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम के बाद में अपन ने जाना कि इस शब्द को दिया किसने है, इसकी विस्तृत गहन स्टडी किसने करी है, इसको परिभाषित किसने करा। तो जैसे 3 नाम लिए मैंने, एक तो रीटर है जो 1868 में नाम देता है, फिर इसको विस्तृत अध्ययन और परिभाषित करता है आर्नेस्ट हैकल। उसके बाद में एक टाइलर नामक वैज्ञानिक ने भी इसके बारे में अच्छे से बताया है। फिर इसकी कुछ शाखाओं के नाम मैंने आपको बताए थे, जो केवल आपको ध्यान हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। फिर हमने बात करी पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं उनके बारे में। घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अजैविक घटक यानी अबायोटिक फैक्टर्स, और एक होते हैं जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। अजैविक घटक में आपके एग्जाम्पल थे जैसे प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, वायु है, जल है, मृदा है, भू आकृतिक है, इन सभी के बारे में। और इनके बारे में अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल ये पता होना चाहिए कि अजैविक घटक क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने सिलेबस में केवल जैविक घटक की बात की गई है। तो जैविक घटक
वे पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल किए जाते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे और वो पारिस्थितिकी जो है हमारी, यानी कि इकोलॉजी सिस्टम है, उसको प्रभावित करते हो। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जैविक कारक के अंदर जो है आप किस किस के नाम ले सकते हो। तो इसमें जो जीव होते हैं उन्हें हमें अलग अलग डिवाइड किया है, जैसे सहजीवन यानी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने वाले, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल दिया जैसे कवक और शैवाल मिलकर के लाइकेन बना रहे हैं। फिर परजीविता है, इसके अंदर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं लेकिन एक को हानि पहुंचाते रहते हैं, तो वो क्या है, परजीविता है, यानी कवक और विषाणु, जीवाणु ये सभी, ठीक है, जीवाणु विषाणु ये सब। सहजीविता, जिसके अंदर आपका क्या होगा कि एक को तो हानि होगी और दूसरे को लाभ होगा, तो इसमें आपने एग्जाम्पल लिया लियाना और अधिपादप का। फिर होते हैं परभक्षण, जो कि पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड होंगे और दूसरे जीवों को पूरी तरह खा जाएंगे, पूरी तरह भक्षण कर देंगे, जैसे जूफेगस है, ऑर्थोवॉर्टिस है, ऐसे। और परभक्षण का आप एग्जाम्पल अभी करंट से अगर जोड़ना चाहें तो जो चीते लाए गए हैं अभी 8 अपने भारत देश के अंदर, वो चीते क्या करने वाले हैं, हिरण को पूरी तरह से खाने वाले हैं। क्या हिरण चीते को कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, लेकिन चीते जो है वो हिरण को पूरी तरह से, तो वो चीता जो है वो परभक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परभक्षण, यानी प्रायों का भक्षण करने वाला, ठीक है। और फिर आपके आ जाता है मृतोपजीविता। मृतोपजीविता का मतलब है जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और वो भी दूसरों पर कैसे, जो मर चुके हैं उनके ऊपर, यानी सड़े गले पदार्थों पर, जीवाश्म के ऊपर जो आश्रित होते हैं उन्हें कहा जाता है मृतोपजीविता, जिसके एग्जाम्पल से आपके सामने कवक और नियोटिया वगैरह ये सब एग्जाम्पल है मृतोपजीविता के। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों को? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आज पारिस्थितिकी के बारे में बेसिक जानकारी और जैविक घटक के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा। तो दोस्तों अब जो है अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को बताया है कि अब अपनी क्लास जो है अपन ज़्यादा लंबी न करके अपन जो है रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो है कंटिन्यूटी बनी रहे और आप लोग जो है डेली नोट्स वगैरह बना सके और आप लोगों के डेली जो है कंटेंट आपके दिमाग में घुसता रहे और आप रिवाइज भी जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।